हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 19 जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे कबूतरबाजी, जो लेखक मधुर अथैया जी के द्वारा लिखित है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से कबूतरबाजी जो कला है उसको प्राचीन काल से ही मान्यता दी गई और वर्तमान में यह जो एक कला है वह विलुप्त सी होती प्रतीत हो रही है। तो स्टूडेंट्स, मधुर अथैया जी ने आगे बताया है जो कल आपने पढ़ा लगभग 7 पॉइंट्स को। इसके अलावा आगे हम फिर आज बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि सच्चा कबूतरबाज अपने कबूतरों की सेवा और देख रेख में तल्लीन रहता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तल्लीन शब्द का अर्थ होता है, यह उर्दू का शब्द है तल्लीन, और इसका अर्थ होता है संलग्न रहना, यानी लगे रहना, उस काम में जुड़े रहना। ओके स्टूडेंट्स, तो सच्चा कबूतरबाज की क्या खासियत है? सच्चे कबूतरबाज अपने कबूतर को खूब अच्छे ढंग से पालता है, उसको सिखाता है, लार प्यार दुलार देता है, उसको भोजन दाना पानी देता है और उसकी सेवा और देख रेख में दिन रात तल्लीन रहता है। बहुत सारे तो ऐसे भी कबूतरबाज हैं जो अपने कबूतरों की देखभाल करता है, खास करके उस समय जब कोई प्रतियोगिता आरंभ होने वाली होती है और उस प्रतियोगिता में अपने कबूतरों को वह शामिल करता है। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि सच्चा कबूतरबाज कबूतरों की सेवा और देख रेख में तल्लीन तो रहते हैं और कभी कभी तो उसे अब उस तल्लीनता के कारण यानी उस सेवा में इतना लगा रहता है कि उसे अपने परिवार, अपने समाज की उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस कबूतरबाजों को देखकर उसके ही समाज के लोग क्या सोचते हैं कि यह बेकार का काम कर रहा है या फिर अन्यथा अपने समय को यूं ही बर्बाद कर रहा है। लेकिन एक कबूतरबाज जो सच्चा होता है वह तो हृदय से उस कबूतरों को प्रेम करता है। स्टूडेंट्स, तो इस कारण से उसे अपने समाज और परिवार की उपेक्षा झेलनी पड़ती है, विशेषकर जब वो मुकाबले के लिए अपने कबूतरों को तैयार करता है। उस परिस्थिति में तो वह कबूतरबाज अपना खाना पीना तक को भी त्याग देता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि उसके खाने का निश्चित समय क्या है, वह कब जागा कब सोया, दिन रात बस एक ही मात्र कल्पना करता रहता है कि उसका जो कबूतर है वह अन्य कबूतरों की अपेक्षा सबसे चुनिंदा हो और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला साबित हो। चूंकि कबूतरों के साथ साथ एक कबूतरबाज के अंदर जो भाव है, जो कला छुपे हैं, उसको भी प्रदर्शित किया जाता है। कहीं न कहीं कबूतरबाज की जो कला है वह कबूतर के माध्यम से ही व्यक्त होता है प्रतियोगिता में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कबूतरों का मुकाबला। तो जिस दिन कबूतरों का मुकाबला होता है उस दिन कबूतरबाजों में बहुत ही उत्साह होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वे सवेरे से ही नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर अपने छतों पर पहुंच जाते हैं। किसी एक छत पर प्रतियोगिता का निर्णायक रूप से में पुराने कबूतरबाज यानी जिसको आप कह सकते हैं उस्ताद, हाँ स्टूडेंट्स, इसको उस्ताद यानी कि जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, जो माहिर होते हैं किसी कार्य क्षेत्र में, उसको उस्ताद कहा जाता है। तो कबूतरों के मामले में यानी उसकी उड़ान कैसी है, सिखाने वाला ने किस प्रकार से कबूतर को प्रशिक्षण दिया है, इन सभी चीज़ों का निर्णय करने के लिए एक निर्णायक के रूप में व्यक्ति को भी नियुक्त किया जाता है, जिसे उस्ताद की संज्ञा दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है प्रतियोगिता का आरंभ। तो प्रतियोगिता का जब आरंभ होता है तो प्रत्येक कबूतरबाज क्रमशः अपने कबूतरों की टोली को उड़ाता है। और स्टूडेंट्स, एक टोली में लगभग 40 से 50 कबूतर होते हैं और हर कबूतरबाज के लिए एक निश्चित समय भी होता है। स्टूडेंट्स, उसी निश्चित समय में वह अपने कबूतरों को उड़ाता है और कबूतरों की जो टोली सबसे ज़्यादा समय तक आसमान में रहती है तथा सबसे ज़्यादा दूर तक की ऊंचाई पर जाती है और उसी ऊंचाई पर से, उसी रास्ते से, जिस रास्ते से उसने उड़ान भरा है, पुनः जब वापस अपने जगह पर आ जाती है तो उस टोली को
यानी कबूतर के उस झुंड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और उसे ही पुरस्कार दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप चलते हैं। उस्ताद अपने फन में इतने माहिर होते हैं कि उड़ते झुंड को देखकर कबूतरों की दमखम और नस्ल का पता लगा लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, उस्ताद आपको अभी जस्ट मैंने बताया उस्ताद की क्या संज्ञा है, उस्ताद किसे कहा गया है। तो कबूतरों के अपने फन में, उस्ताद अपने फन में, यानी फन कहने का मतलब है अपनी कला, उसके अंदर जो गुण है, जो स्वभाव है उसको फन की संज्ञा दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो उस्ताद अपने फन में बहुत ही माहिर होते हैं, कहने का मतलब माहिर अर्थात एक्सपर्ट होते हैं वो, और इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतने माहिर होते हैं कि अगर उसका झुंड आकाश में उड़ रहा है तो उस परिस्थिति में भी वह अपने कबूतरों की पहचान आसानी से कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है 12 पॉइंट में आप देखेंगे कि कबूतरों की गोला प्रतियोगिता। हाँ स्टूडेंट्स, ये अलग प्रतियोगिता की नाम दी गई है जो कि उड़ान से कुछ अलग है। अभी तक तो आपने पढ़ा कि किस प्रकार से उड़ान की बात कर रहे थे हम लोग, और नेक्स्ट पॉइंट 12 पर मैंने रखा है कि कबूतरों की गोला प्रतियोगिता। अब ये किस प्रकार की प्रतियोगिता है आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। कबूतरों की एक खास प्रतियोगिता भी होती है जिसे कबूतरों को जमीन पर ही दोहराया जाता है। हाँ स्टूडेंट्स, कबूतरों को जमीन पर ही दोहराया जाता है। प्रत्येक झुंड में 60 से 80 कबूतर होते हैं इस गोला प्रतियोगिता में। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो झुंड दौड़ में सबसे आगे निकल जाता है वही झुंड विजयी माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 13। और स्टूडेंट्स अब आप पॉइंट नंबर 13 पर देखेंगे कि कबूतरबाजी में एक खास प्रतियोगिता भी होती है जिसे कुलकुल कहते हैं। आपने अभी तक कई तरह की प्रतियोगिता को पढ़ा, सुना और देखा है, और अब जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं कौन सी प्रतियोगिता पर? कुलकुल। तो स्टूडेंट्स, कुलकुल जो प्रतियोगिता है कबूतरबाजी की, इसके विषय में मधुर अथैया जी का कहना है कि कबूतरबाजी में एक खास प्रतियोगिता है जिसे कुलकुल की संज्ञा दी गई है, कुलकुल कहा गया है, जो सिर्फ कहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आगरा में ही आयोजित होती थी। हाँ स्टूडेंट्स, यह मात्र आगरा में ही आयोजित होती थी कुलकुल प्रतियोगिता, और यह प्रतियोगिता अब बंद कर दी गई है। कुलकुल बड़े स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है और यह एक बहुत बड़े मैदान या जंगल में आयोजित की जाती है। इसमें कबूतरबाज अपने अपने कबूतरों को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए किस प्रकार का जगह चाहिए? तो इसके लिए जगह चाहिए जो काफ़ी बड़ा हो, जहां मैदान हो या फिर जंगल वगैरह हो, ताकि कबूतरों की उड़ान जो है वह आसानी से देखी जा सके, उसको अच्छा जगह मिल पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 14 में कि इस उड़ान प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में कबूतर भाग लेते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें सभी प्रतियोगिताओं में कबूतरों की संख्या लगभग बताई गई है, और ये कुलकुल प्रतियोगिता जो है कबूतरों की, इसमें बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में कबूतर भाग लेते हैं। और इस प्रतियोगिता में कुलकुल में कबूतरों का मेला सा लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रत्येक झुंड में कबूतरों को एक निश्चित रंग से चिन्हित कर दिया जाता है ताकि उसकी पहचान हो सके, और निश्चित समय पर सभी कबूतरबाज अपने कबूतर उड़ा देते हैं। देखते ही देखते हजारों कबूतर आसमान पर छा जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चूंकि हजारों की संख्या में कबूतर होते हैं, पूरा आसमान एक बड़ा ही मनोहारी दृश्य को भी उपस्थित करता है उस समय। और जिस कबूतरबाज के कबूतर ज़्यादा दमदार होते हैं, यानी ज़्यादा ताकतवर है और कलाबाज है, वे दूसरे झुंड के कबूतरों को अपने साथ घेर लाते हैं। मतलब वह इतना निपुण होता है, इतना चालाक और होशियार होता है, जो कबूतरबाज के द्वारा सिखाया गया होता है, तो वह दूसरे झुंड के कबूतरों को आसमान में ही घेर कर फिर पुनः अपने स्वामी यानी मालिक या फिर कहें उस्ताद के पास उसे वापस घेर कर ले आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिस कबूतरबाज के पास जितने कबूतर आ जाते हैं वे सभी कबूतर उसके हो जाते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 15 में कि कुलकुल के लिए कबूतरों की प्रतियोगिता
से 1-2 महीने पहले ही तैयार किया जाता है। यानी यह जो प्रतियोगिता है तो कबूतरों को इसके लिए 1-2 महीने पहले से ही तैयारी में कबूतरबाज लग जाते हैं, और जिसमें कबूतरों को विशेष खुराक, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि एक विशेष खुराक जिसे जड़ी बूटी होता है, जिसमें ये जड़ी बूटी कबूतरों को दिया जाता है, जिसे कबूतरबाज मशाला कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मशाला का अर्थ आप स्पष्ट याद रखेंगे कि मशाला जो है वह कोई अपने घर में जो हम लोग यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वह मशाला नहीं, बल्कि कबूतरों के लिए स्पेशल खास प्रकार के मशाले तैयार किए जाते हैं, जिसमें उसके कबूतर के बौद्धिक विकास और उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? यह उपलब्ध कराया जाता है कबूतरबाजों के द्वारा। और फिर पॉइंट नंबर 16 में आप देखेंगे कि कबूतरबाज कबूतरों को पालने और मुकाबलों की तैयारी में जो धन, श्रम और समय खर्च करते हैं उसके पीछे आर्थिक लाभ जरा भी नहीं होता है। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में ही बताया था कि कबूतरबाज कबूतरों को अपने शौक के लिए पालते थे, अपनी कला को प्रदर्शित करने, अपने गुण को दिखाने के लिए कबूतरबाज कबूतरों का पालन करते थे। उनका ध्येय, उनका उद्देश्य कभी भी आर्थिक आमदनी करना नहीं होता था, जो अब हमारे समाज, हमारे भारतीय संस्कृति में यह विलुप्त सी होती प्रतीत हो रही है। हाँ स्टूडेंट्स, यह बिल्कुल खत्म सी होती जा रही है। कबूतरबाजों और कबूतरबाज कबूतरों को पालने और उनके मुकाबलों की तैयारी में जो धन खर्च करते हैं, उनका कोई भी उद्देश्य यह नहीं होता कि उन्हें आर्थिक लाभ मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके पीछे आर्थिक लाभ तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वह अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा को समझता है कि इन कबूतरों में हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा छिपा है, जो एक कबूतरबाज की कला को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका ये संपन्न होता है, यानी इसकी समाप्ति होती है। थोड़ा समय इसके बारे में और बता दूं आपको कि इस पाठ में आपने जो सीखा उसमें मूल रूप से आप याद रखेंगे कि पक्षी का जो प्रेम है, मनुष्य का पक्षी से जो प्रेम है, इसके विषय में, इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में जो पक्षियों को सम्मान दिया जाता था वह शायद अब विलुप्त सी होती प्रतीत हो रही है, और इसके अलावा आपने नवीन जानकारियां भी इस पाठ के माध्यम से लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं आपको सेंड करूंगा। आप याद रखेंगे संध्या में ग्रुप ओपन करने का जो समय है, संध्या में 7 बजे से 8 बजे के बीच आप अपने होमवर्क को ग्रुप में सबमिट करोगे, सेंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।